तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर्स के बारे में, आज के सेशन में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का कोर्स आरआरबी जेई के लिए CBT 1499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जिस डेट पे आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। गेट 2027 का कोर्स 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। गेट 2025 2,222 रुपीज़, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ एंड 27 का कोर्स 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, बीएससी नॉन टेक्निकल जैसे कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आईसीटी, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट और भी कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि नेटवर्क, इंडिविजुअल बेसिस पे आप नेटवर्क में इंटरेस्ट रखे हैं या पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, ईएमटी, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन के साथ आप इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी, राइट। गेट 2025 का जो टेस्ट सीरीज है वो 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर आप इन 76 टेस्ट के साथ अपने प्रिपरेशन को करते हैं और टेस्ट देने के बाद इन टेस्ट सीरीज को एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन थे, कौन से एरिया में आप वीक हो रहे हैं, कौन से कैलकुलेशन सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, किस अप्रोच में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, पहले नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का होता है वो सॉल्व कर लें या फिर टेक्निकल पार्ट पहले सॉल्व करें, ऑल इंडिया रैंकर्स कितना टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले रहे हैं, आप कितना टाइम ले रहे हैं, आपका वीक एरिया कौन सा है, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे रेक्टिफाई करेंगे तो 76 टेस्ट से ऑफिशियल गेट पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली एनहांस हो जाएगा, आपका रैंक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा इस टेस्ट सीरीज़ का। और गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज जो है वो सारे के सारे यूनिक क्वेश्चन डिजाइंड है एज पर दी गेट स्टैंडर्ड। गेट स्टैंडर्ड में क्या होता है, गेट के ऑफिशियल पेपर में कभी भी किसी भी ईयर के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट भले ही रिपीट हो जाए, सेम एज इट इज रेप्लिका क्वेश्चंस का नहीं देखने के लिए मिलेगा, नए नए कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे। वैसे ही सिमिलर टेस्ट सीरीज गेट एकेडमी डिज़ाइन की हुई है, सारे के सारे 76 टेस्ट में आपको यूनिक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड, देखिए गेट के प्रिपरेशन में जनरल एप्टीट्यूड का जो वेटेज होता है 13 to 15 मार्क्स का वेटेज देखने के लिए मिलता है, जो कि किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज रखता है जनरल एप्टीट्यूड।
प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसका क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आपका प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाएगा। वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको किसी अदर रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर्स के बारे में बात किया। आज के सेशन में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर तो सिमिलर कंस्ट्रक्शन है। जिस तरीके से सिंगल फेज सप्लाई हम लोग स्टेटर में देते थे, इस तरीके से मेन वाइंडिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ से सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया हुआ है, राइट, ऑफ सम सर्टेन वोल्टेज ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अब जब कोई ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है तो यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करेगा, आई, राइट। इसको हम लोग कह रहे हैं मेन वाइंडिंग। लेकिन आपका आइडिया क्लियर है कि मेन वाइंडिंग के थ्रू हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्विच काइंड ऑफ अरेंजमेंट रखते हैं। यहाँ पे एक स्विचिंग काइंड ऑफ अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और यहाँ पे जैसे कि स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किया हम लोगों ने, एंड विथ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। प्रीवियस केस में हम लोगों ने रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ था, इस केस में हम लोगों ने कैपेसिटर कनेक्ट की, राइट। ये इस कैपेसिटर को आपके एमसीक्यूज में फॉर्म कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इलेक्ट्रोलैटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलैटिक कैपेसिटर होता है ये, राइट। क्या नाम होता है इसका, इलेक्ट्रोलैटिक कैपेसिटर। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायरल केज रोटर रखा हुआ है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा रोटर यूज करते हैं, स्क्वायरल केज टाइप ओनली, नन अदर देन दैट। यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स इंसर्टेड है, एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स कुछ इस फैशन में अरेंज्ड है। तो ये रोटर का पार्ट हो गया रेड वाला, बाकी सब स्टेटर के पार्ट है। तो ये स्टेटर, ये रोटर, और ये मेन वाइंडिंग, और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स है, थिन कंडक्टर से क्रिएट करें, सॉरी, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करेंगे और विथ कैपेसिटर। और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट। अब इसका फेजर अगर ड्रॉ करते हैं तो सपोज करिए वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, सप्लाइड वोल्टेज जो है, यहाँ से जो वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब करंट कहाँ पे होगा, मेन वाइंडिंग का करंट देखिए, मेन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है आई एम, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है आई एस, स्विच करंट या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट या ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट। तो मेन करंट को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो मेन करंट जो होगा वो वोल्टेज से कैसे करेगा, लैग करेगा, क्योंकि हायर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो लैगिंग नेचर देखने के लिए मिल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज आई एम, मेन वाइंडिंग करंट, राइट। अब अगर आई एस को रिप्रेजेंट करना है तो आई एस कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, देखिए कैपेसिटर होने के कारण आई एस जो होगा वोल्टेज से लीड करेगा, राइट। तो आई एस को यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने इंडिकेट कर दिया, दिस इज आई एस। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है अल्फा, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली हियर 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू प्रीवियस केस में क्या थी, 30 डिग्री। 30 डिग्री होने के कारण करंट का मैग्नीट्यूड जो कि यहाँ से आई फ्लो कर रहा था, इसका मैग्नीट्यूड प्रीवियस केसेस में हाई था, लेकिन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज होकर 90 डिग्री हो गई। मतलब कि अब जब करंट का मैग्नीट्यूड देखने के लिए मिलेगा, उस करंट की मैग्नीट्यूड, इन दोनों का फेजर सम जो होगा वो कम देखने के लिए मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड कम देखने के लिए मिलेगा आई एम का, आई का प्रीवियस केस से कंपैरेटिवली, राइट।
तो इसका मैग्नीट्यूड कम देखने के लिए मिलेगा। हम लोगों ने बात किया हुआ था दोनों के बीच का एंगल, दोनों करंट्स के बीच का एंगल अल्फा जितना कम होगा करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, और इनका एंगल जितना ज़्यादा होगा करंट मेन जो फेजर सम है उसका करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो इस करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, जो कि एडवांटेजियस हो गया हमारे लिए। प्रीवियस केस में जो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर था वो फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ हाई करंट मैग्नीट्यूड, स्विचेस में अफेक्ट पड़ेगा और आपकी अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो वाइंडिंग को भी डैमेज कर देगा हायर करंट, राइट। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मेन करंट जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कम है, बिकॉज दोनों करंट्स IS और IM के बीच का एंगल ज़्यादा है, इसलिए मेन फेजर सम जो करंट है I टोटल उसका मैग्नीट्यूड कम है, जो कि फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो ये ओवरऑल स्टोरी थी। ये ऑक्सिलरी एंगल, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट और वोल्टेज का बीच का एंगल ऑक्सिलरी एंगल फाई ए, एंड इन दोनों करंट्स के बीच का एंगल अल्फा, एंड वोल्टेज एंड IM मेन करंट के बीच का एंगल जो है वो फाई एम के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि इस तरीके से स्टोरी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल फेज का करंट आ रहा था, उसको दो फेसेस में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब जैसे ही दो फेसेस में डिवाइड हुआ, टू फेजेस के थ्रू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है। तो अब स्टेटर में कंटिन्यूसली N और S पोल्स रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब N पोल से जो फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं वो कंटिन्यूसली इन रोटर कंडक्टर्स को कट करेंगी, जिसके कारण यहाँ रोटर में वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा। क्लोज बाय इट्स ओन है तो करंट सर्कुलेट होगा, और करंट सर्कुलेट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्रिएट करेगा, N और S पोल्स क्रिएट करेगा, जो कि स्टेटर के पोल्स को लैच करता हुआ मशीन रन करना चालू कर देगी। टॉर्क का डेवलपमेंट होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ये टू फेज हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देखे हम लोग, तो टू फेज में मशीन स्टार्ट हुई है, देन 80% ऑफ द स्पीड पे आएगी। तो आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच की तरह हेल्प से ओपन कर दीजिए, तो आप केवल और केवल मेन वाइंडिंग बच गई, जिसके कारण टॉर्क केवल मैग्नीट्यूड इतना देखने के लिए मिलेगा, कम देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो in order to create large or torque is directly proportional to IM IS sin of the angle between these two currents। तो देखिएगा अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू साइन अल्फा अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कॉस अल्फा अल्फा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ओवरऑल मैग्नीट्यूड यहाँ पे बढ़ेगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस केस से ज़्यादा टॉर्क यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। In order to create large phase difference between IM and IS, alpha is approximately 90 degree. A capacitor is included in series with the starting winding. Starting winding के कैसे है, सीरीज में है कैपेसिटर, देखिएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, राइट। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहाँ पे होती है, मेन वाइंडिंग के पैरेलल में। मेन वाइंडिंग ये है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसके पैरेलल में कनेक्टेड है। देखिए स्टार्टिंग वाला पोर्शन कनेक्टेड है और ये ऐसा यहाँ से कनेक्टेड है, राइट। तो पैरेलली कनेक्टेड है दोनों वाइंडिंग्स। एज अल्फा इज हाई द स्टार्टिंग करंट ड्रॉन इज कंपैरेटिवली लो। जैसे ही अल्फा ज़्यादा होगा, अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये फेजर सम इसका उतना ही कम होगा, राइट। और अल्फा की वैल्यू अगर कम होगी तो इनका फेजर सम क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हुए हैं। एज अल्फा इज हाई द स्टार्टिंग करंट ड्रॉन इज कंपैरेटिवली लो। इट हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई देखने के लिए मिलेगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू हाई है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IM IS साइन अल्फा होता है। इट हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड यूज्ड फॉर हाई इनर्शिया लोड, हार्ड टू स्टार्ट लोड। तो इसकी रेटिंग जो होती है वो 240 वाट से 750 वाट तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हमारे घर का सीलिंग फैन, राइट। 240 वाट से 750 वाट तक यूज़ कर सकते हैं। एज दी
as the speed reaches, motor speed reaches nearer to the rated value of speed, the centrifugal switch will gets open and disconnected both capacitor and main winding. राइट, कैपेसिटर वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग को आइसोलेट कर देगा. ये मेन वाइंडिंग थी और ये कैपेसिटर वाइंडिंग थी. ये स्विच ओपन हो गया तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग गेट्स ओपन सर्क्यूटेड. राइट, अब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा. टोटल करंट कहाँ पे जा रहा है? आई एम यहाँ पे जा रहा है, विच इज इक्वल टू आई. अगर रेटेड स्पीड के आसपास स्पीड पहुँच गई मशीन की, अराउंड 80% ऑफ द रेटेड स्पीड. Under running condition, it is quite similar to resistance split phase starting. This is preferred for frequent starting and stopping load, especially. frequent start stop के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कम हो चुका है. अब स्विचेस वगैरह में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा. तो फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं. एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर लें. इसकी रेटिंग 240 वाट से 750 वाट तक होती है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा. फैन एंड ब्लोअर्स में इसका यूज़ करते हैं. पंप्स एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में भी यूज़ करते हैं. रेफ्रिजरेटर यूनिट्स, एसी, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं. यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो कैसे कैपेसिटर होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर. जो कि क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसका कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल है. इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में. राइट, तो ये स्टोरी थी आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में. यहाँ पे ये डिस्कशन कंप्लीट होता है. तो सिंपल सी बात है, एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग चीज़ों को. देखिए, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर में क्या हुआ? रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर and capacitor start motor तो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर में ये मेन वाइंडिंग थी, हायर नंबर ऑफ टर्न्स, मेन वाइंडिंग. और यहाँ से हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई दिए, सिंगल फेज एसी सप्लाई इंजेक्ट किए. यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच अवेलेबल है और यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स एंड विथ रेजिस्टेंस अवेलेबल है. राइट, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच. और रोटर यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि किस तरीके का रोटर है? स्क्वायरल केज टाइप रोटर है. इस तरीके से. राइट, तो यहाँ से टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई एम जा रहा है एंड यहाँ पे आई एस जा रहा है. इनका फेजर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉ किया और वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट आई एम अगर ड्रॉ करना है तो वोल्टेज से लैगिंग होगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइडेड है तो मोर लैगिंग होगा, मोर इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है, तो और इंडक्टर होने की वजह से ये करंट वोल्टेज से लैग तो करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा लैग नहीं करेगा, सम एंगल से लैग करेगा. दिस इज आई एस, और इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 डिग्री. राइट, तो कुछ इस तरीके से फिनोमिना देखने के लिए मिला. अब इन दोनों का फेजर सम अगर हम लोग करते हैं तो ये जो करंट का मैग्नीट्यूड टोटल करंट मिला वो ज़्यादा मिला, टोटल करंट मिला वो ज़्यादा मिला. राइट, अब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग ड्रॉ करें तो मशीन एज अ टू फेज मशीन स्टार्ट हो चुकी है. इस तरीके से टॉर्क डेवलप होगा एंड जब 80% ऑफ द रेटेड स्पीड पे आ जाएगी तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्विच ऑफ कर देंगे. तो इस तरीके से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिल रहा है. राइट, टॉर्क एंड दिस इज स्पीड. ये 80% पे स्विच ऑफ कर दिया हम लोगों ने, ऑक्सिलरी वाइंडिंग आइसोलेट कर दिया, तो ये फिनोमिना है. कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या किया हम लोगों ने?
इस तरीके से मेन वाइंडिंग अवेलेबल थी सेम एज इट इज़। और अगेन यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट किया और यहाँ पे एक टर्न, कुछ टर्न्स, एंड यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं V, तो करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ पे IM और यहाँ पे IS, और यहाँ पे स्क्वायरल केज कनेक्टेड है, स्क्वायरल केज रोटर। इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे क्या स्टोरी हो रही है कि वोल्टेज यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया और करंट जो होगा मेन वाइंडिंग का वो यहाँ पे होगा, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट है वो इससे 90 डिग्री पे होगा कुछ यहाँ पे। दिस इज आई एस कह सकते हैं आप। अब इन दोनों के बीच का एंगल अल्फ़ा जो होता है वो अल्फ़ा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री, एंड इन दोनों का जो फेज़र सम होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा। दिस इज आई, टोटल करंट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लैग कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IM/IS साइन अल्फा होता है, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई है तो साइन अल्फ़ा भी बढ़ जाएगा, और साइन अल्फ़ा बढ़ जाएगा तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी, टॉर्क यहाँ पे हाई और मोर हायर देखने के लिए मिलेगा, एंड 80 to 90% पे पहुँचेगा तो मशीन को ऑफ कर दीजिए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ऑफ कर दीजिए। तो ये फिनोमेना था टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का। इतना ही डिस्कशन किया हम लोगों ने, और फ्रिक्वेंट स्टार्ट स्टॉप के लिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। आशा करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, एंड देन नेक्स्ट सेशन में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, isn't it? इधर रेजिस्टेंस है स्प्लिट फेज मोटर, एंड देन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में बात किया। देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।